डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 हिंदी के माइक्रो सिलेबस के अंतर्गत व्याकरण का सामान्य परिचय देते हुए संधि और समास का। देखिए, यह एक आपका माइक्रो सिलेबस है। माइक्रो टीचिंग जो होती है वह 8 मिनट की एक छोटी सी टीचिंग प्लान होती है, और माइक्रो सिलेबस जो है वो भी 1 सप्ताह का आपका ये प्लान चल रहा है। अगले सप्ताह से आपको डिवीज़न ऑफ कोर्स में जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसी प्रकार से आपके पाठ से आपके चैप्टरों का प्रारंभ करेंगे। इसके पहले व्याकरणों की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, तो आप जानिए। पिछली कक्षाओं में आपने व्याकरण में क्या पढ़ा, ग्रामर को आपने कितने अच्छे ढंग से उसको समझा, ये सब जानने के लिए हिंदी में इसका पुनरावृत्ति अर्थात पुनरावलोकन किया जाता है, जिसे माइक्रो सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ आपकी नॉलेज कितना इन व्याकरणों से संबंधित है, आपने कितना अच्छे से इसे याद किया है, अभी भी आपको स्मरण है, वही सारी चीज़ों पर हम एक सामान्य तौर पर इस पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है व्याकरण सामान्य परिचय, अर्थात व्याकरण है क्या, व्याकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलने का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पढ़ना, लिखना और बोलने का ज्ञान जिसके द्वारा आपको प्राप्त होता है उसे ही व्याकरण कहते हैं। अब बात ये भी आती है कि क्या व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, तो आपके लिए व्याकरण का ज्ञान वैसे ही आवश्यक है जैसे बिना वायु के, बिना पानी के मनुष्य अर्थात जीव की कल्पना असंभव है। क्योंकि व्याकरण को जब तक आप नहीं जानेंगे, व्याकरणिक नियमों को नहीं पढ़ेंगे, तो आपके पाठ्य पुस्तक में स्वयं उच्चारण करने में, वाचन करने में और लेखन में हमेशा ही उसमें अशुद्धियाँ आती हैं। और अभी आपने परिभाषा पढ़ा कि जिसके द्वारा शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अर्थात आप शुद्ध बोल सकें, अगर व्याकरण की अशुद्धता नहीं आप समझ पा रहे हैं, उसका ज्ञान नहीं है, तो आप अशुद्ध बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, अशुद्ध लिखते भी हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी, इनकी अशुद्धता को दूर करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आपके लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं संधि की। तो देखिए, संधि है क्या। अक्सर बच्चों के दिमाग में यह भी कन्फ्यूजन होता है कि संधि और समास में अंतर करते हुए वो कंफ्यूज होते हैं कि संधि की डिफिनेशन क्या दें, संधि की परिभाषा क्या बताएं और समास की क्या करें। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि आपको समझ आ रहा है कि 2 वर्णों के सन्निकट आने पर जो उसका मेल होता है, 2 वर्णों का मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। अब संधि की परिभाषा आप यह लिख सकते हैं। और बात करते हैं संधि के भेद की या संधि के टाइप की, संधि के प्रकार की। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो पहली संधि होती है उसे बोलते हैं स्वर संधि, ठीक है, और दूसरी जो संधि होती है उसे बोलते हैं व्यंजन संधि। तो स्वर और व्यंजन हो गया, और तीसरी जो संधि होती है उसे बोलते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि के ये 3 रूप हैं। अब स्वर संधि के अगर हम पार्ट को पढ़ते हैं तो जहाँ स्वर वर्णाक्षर का स्वर वर्णाक्षरों के साथ मेल होता है, कहने का मतलब ये है कि स्वर के साथ स्वर का जहाँ मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, और स्वर और व्यंजन के साथ जहाँ मेल होता है एक दूसरे वर्णों का उसे व्यंजन कहते हैं। और विसर्ग का मतलब होता है जो इस प्रकार की मात्राएं हैं, अह की मात्रा होती है वह विसर्ग होता है। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। आपको सामान्य रूप से ये ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि पहली संधि आपकी होती है, ठीक है। दीर्घ, इसके पार्टों में चलेंगे तो दीर्घ हो गया, ठीक। दीर्घ के बाद गुण संधि, गुण के बाद वृद्धि संधि, वृद्धि के बाद यण संधि, और यण के बाद अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और उसके बाद व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। आपको ये सारी चीज़ें बस इतने ही सामान्य बेस से ध्यान रखना है। बाकी जब आपकी कक्षाएं प्रॉपर चलने लगेंगी, चाहे ऑनलाइन लाइव चले या आप ऑफलाइन आपकी क्लास चले, तो उस कंडीशन में इन सारी चीज़ों पर डिटेल से चर्चाएं होंगी।
बात करते हैं समाज की, तो समाज क्या है? शब्दों के मेल को समास कहते हैं, अर्थात दो शब्दों का जहाँ सार्थक मेल होता है और उनसे विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन उत्पन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। जैसे आप अक्सर बोलते हैं, जैसे बोला जाता है कुंभज, तो देखिए ये होता है कुंभ, कुंभ माने होता है घड़ा, और अज माने होता है उत्पन्न होने वाला, अज माने होता है उत्पन्न होने वाला या पैदा होने वाला। तो घड़े से पैदा होने वाला, तो घड़े से किसका जन्म हुआ है? तो सामासिक एक नया पद बनता है, कुंभ यानी घड़ा हो गया, अज माने उत्पन्न होना, ये दोनों मिलाकर बनाते हैं घड़े से उत्पन्न होने वाला। यह नाम होता है ऋषि अगस्त्य का, उनका जन्म घड़े से हुआ था, तो ऋषि अगस्त्य एक नया नाम उत्पन्न हो जाता है। तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब बात करते हैं समाज की, तो देखिए समास में सामासिक पद होता है और समास का विग्रह होता है। जब समास को जोड़ते हैं तो उसे सामासिक पद कहते हैं, और जब इसी को, अगर ये शब्द कुंभ और अज था तो ये शब्द क्या बनेगा? ये बनेगा आपका कुंभज, ठीक है। और जब इन पदों को, इसको जब तोड़ते हैं तो समास विग्रह कहलाता है, और जब दोनों को जोड़ देते हैं और एक पद बन जाता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। अब बात अगर करते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिए हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं और संस्कृत में समास के 4 भेद होते हैं। आपको ध्यान देना है कि कहाँ किस प्रकार से 6 से 4 में कैसे परिवर्तित होता है, ये ध्यान देना है। हिंदी में जो समास का भेद चलता है, पहला जो समास का भेद है उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या है? जहाँ अव्यय की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे डगर डगर, शहर शहर, नगर नगर, प्रत्येक, यथा स्थित, यथाशक्ति, यथा साय, यथा साहत, गंगम, पंचगंगम, उपकूलम, इस प्रकार से यह अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष का मतलब क्या होता है? तत् माने उसका, पुरुष माने आदि, उसका आदमी, उसका व्यक्ति, अर्थात कहने का मतलब यह होता है कि जिस समास में सब संबंध अर्थात कारक चिन्हों की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तीसरा आपका है, तीसरा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या है? जिस समास में उपमेय उपमान का संबंध होता है या जिस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं नील गगन, नील गाय, श्वेत कमल, ऐसा बोलते हैं तो ये क्या है? कर्मधारय समास है। चौथा जो आपका समास है, चौथा है द्विगु समास। द्विगु, द्विगु का मतलब क्या होता है? द्विगु अर्थात जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, बोलते नहीं है, सप्ताह, अष्टकोण, तो इस प्रकार से इसका पहला पद क्या है? संख्या को व्यक्त करता है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। और पांचवा समास है आपका द्वंद्व समास। अब द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध अर्थात टकराव, अर्थात जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के बीच में ये हिंदी का योजक चिन्ह होता है या संस्कृत का च लगा होता है या हिंदी का और शब्द लगा होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे गुरु शिष्य, जैसे माता पिता, जैसे भाई बहन, जैसे रात दिन, ऐसे बहुत सारे आपके उदाहरण हैं जो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। और समास का अंतिम जो भेद होता है उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास क्या होता है? वह समाज जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं किंतु दोनों पद मिलकर किसी नए सार्थक शब्द की उत्पत्ति करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह समास जिसके दोनों पद प्रधान ना होकर उभय पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं 10 आनन, 10 संख्यावाची है लेकिन संख्या द्विगु कहलाता है। आपको ध्यान देना है कि 10 धन आनन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात नया नाम क्या निकलेगा? रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात नया नाम क्या निकलेगा? भगवान गणेश। तो इससे एक नया शब्द निकलता है, तो जिसका उभय पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रकार से आपको इन सभी का सामान्य रूप से मैंने अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है।
माइक्रो सिलेबस से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित जो भी हमने परिचर्चाएँ की हैं उसका PDF आपको भेज दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।